तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग का हमारा पहला चैप्टर। वो रहेगा चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ एवरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन or lost during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year। हर एक साल के एंड में हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर उनको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कितनी हाउ हाउ मच कैपिटल उन्होंने बिजनेस के अंदर एट द एंड इन्वेस्ट की हुई है, कितनी अमाउंट वो लाइबल है पे करने के लिए, कितनी अमाउंट उनको किसी पर्सन से रिसीव होनी है। ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशंस हैं ये कहाँ से उनको रिसीव होती है। ये इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए कम्प्लीटली रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमें क्या करना होता है, ईच और एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का हमें ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन करना होता है, कीप करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितना पैसा हमें देने की हमारी लाइबिलिटी है, कितना पैसा हमें लेना है, तो ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एवरी बिजनेस को अपने ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द ईयर उनको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है जी। और बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज अमाउंट ऑफ परचेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स एक बिजनेसमैन के द्वारा रखा जाता है तो एक बिजनेसमैन ये जान सकता है कि कितनी अमाउंट का उन्होंने परचेज किया है, कितनी अमाउंट का उन्होंने सेल किया है, टोटल एक्सपेंडिचर उनका क्या रहा है, कितना प्रॉफिट उनको हुआ है, कितना नुकसान उनको ड्यूरिंग ईयर हुआ है। तो ये और क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आज के टाइम उनके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, और कितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, कितनी कैपिटल को उन्होंने वेरियस एसेट्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी कैपिटल्स को उन्हें दूसरे पर्सन से लेना है, कितनी अमाउंट वो लाइबल है उनको किसी को पे करना है। तो ये सब वो तभी जान पाएंगे अगर उन्होंने अपने अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। अगर उनको अपने जो इनकम टैक्स है उसको असेसमेंट करनी है, उसको निकालना है, अपने सेल्स टैक्स को निकालना है, तो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी हमारी इनकम है, कितना प्रॉफिट है, कितना कितना टैक्स हमें पे करना है। और अगर कोई भी जो कोर्ट के अगेंस्ट अगर हम अपने जो अकाउंट मेंटेन हमने कर रखे हैं तो एज ए प्रूफ हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। और जब हम प्रॉपरली अकाउंट को मेंटेन करते हैं, हम अपने बिजनेस के सारे अकाउंट्स अगर हम मेंटेन करते हैं तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर हमें इजीली मिल जाते हैं। जैसे व्हाट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी, इज सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, क्या ये कॉस्ट रीजनेबल है या नहीं है, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस कॉस्ट के बेस पे सेलिंग प्राइसेस हमारी क्या रहेगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके बेसिस पे। इस टाइप से अगर हम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो हमें अकाउंटिंग डाटा है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देता है। और जो इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है उसकी हेल्प से हम बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम ले पाते हैं, हमारी सेल के रिगार्डिंग, हमारे परचेज के रिगार्डिंग, हमारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, हमारे प्राइसेस के रिगार्डिंग। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस होते हैं हम अकाउंटिंग बेस इंफॉर्मेशन पर ले सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग की नीड हमें हुई कि हर एक बिजनेसमैन को अपने अकाउंट प्रॉपरली रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि इन सबको ओरली याद रखना मतलब सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को माइंड में रखना, ये किसी भी पर्सन के पूरी साल की ट्रांजेक्शन्स को माइंड में रखना, याद रखना किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भी ट्रांजैक्शंस की भूल चूक ना हो
और प्रॉपर रिकॉर्ड हम मेंटेन करें, इसलिए अकाउंटिंग की नीड हमें हुई और हमें अपने बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना और अकाउंट्स को बनाना हमने स्टार्ट किया। इसके बाद आता है कुछ मीनिंग्स और कुछ डेफिनेशंस है अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो R.L. एंथोनी के अनुसार दी गई है और उन्होंने कहा है कि एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक जो एंटरप्राइजेज हैं उनका अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। और जो ये अकाउंटिंग सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करना, मनी के रूप में, मनी की टर्म्स में इंफॉर्मेशन डाटा है उसको कलेक्ट करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइजिंग करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना और उनको मॉनेटरी टर्म में रिपोर्ट या रिजल्ट्स प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो आप कह सकते हो R.N. एंथोनी ने बोला है कि हर एक बिजनेस जो एंटरप्राइजेज होती है उनकी अपनी एक अकाउंटिंग सिस्टम है और जो अकाउंटिंग सिस्टम जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उसको मॉनेटरी रूप में वो क्या करता है? कलेक्ट करता है, समराइजिंग करता है, उनका एनालिसिस करता है और तथा जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है या प्रोवाइड करने का एक सिस्टम है अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एंथनी कहता है कि हर एक एंटरप्राइजेज के पास अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम है और अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उनको मनी की टर्म्स में कलेक्ट करता है, उनको समराइज करता है, उनको एनालिसिस करता है और फिर इंफॉर्मेशंस को बिजनेस को प्रोवाइड करता है कि ताकि इससे वो अपना फाइनेंशियल पोजीशंस, अपनी लिक्विडिटी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आदि की इंफॉर्मेशन उनको टाइमली मिल सके। इसके बाद हम करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है ये फीचर्स क्या है या एट्रीब्यूट्स क्या है, कि अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स एज वेल एज साइंस। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट्स, एक बार मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ। आर्ट्स का मतलब होता है एक ऐसी कला, हम कह सकते हैं जो जिसके द्वारा हम जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने में हमारी हेल्प होती है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर हम उनको एक कला के द्वारा, एक आर्ट्स के द्वारा ही उनको कलेक्ट, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी किसी भी उद्देश्य को अचीव करने के लिए एक जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है उनके ट्रांजैक्शंस को लेखांकन करना, अकाउंटिंग करना, मतलब उनको आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना उन ट्रांजैक्शंस को, ताकि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस और नेट प्रॉफिट को उनका पता लगा सके, उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट्स कहते हैं। तो उन्होंने बोला भी है आर्ट्स इज ए टेक्निक्स of attaining some predetermined objective. Accounting in an arts of recording, classification, summarizing business transactions with a view of ascertain the net profit and financial position of the business enterprises, ठीक है जी। एंड इसको साइंस क्यों बोला है? साइंस इसलिए बोला है क्योंकि जैसे साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी उसी टाइप से हमारे अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स है और कुछ स्टैंडर्ड्स है। तो हम कह सकते हैं any organization's body of knowledge which is based on a certain specific principle is called science। क्योंकि ये कुछ इसमें कुछ हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स होती है, कुछ कन्वेंशंस होती हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हम अकाउंटिंग के, अब जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस के रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग तो उन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट्स तो इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस की उनको रिकॉर्डिंग करती है, क्लासीफाई करती है, समराइजिंग करती है, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन और नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हमें मिल सके और जिससे हम अपने प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमें हेल्प मिले, इसलिए ये आर्ट्स है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं
और जो अकाउंटिंग है उन प्रिंसिपल्स को, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो क्या करती है, यूज़ करती है। इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट्स एंड साइंस दोनों ही बोला गया है। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। जिसे नेम से ही पता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ मनी की टर्म में ही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं। बाकी और कोई थिंग्स कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, उनको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते। चाहे उससे हमारे बिजनेस की इमेज को, बिजनेस के सेल्स को, प्रॉफिट को, उनकी गुडविल को, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को नेगेटिव इफेक्ट ही क्यों ना पड़ता हो, अगर उनको मनी की टर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती है वो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की होती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स कैन एंड इवेंट्स आर बी रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग। हम कहते हैं कि इसमें केवल वही ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं विच आर बी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस बट विच कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी, हैंस द सच ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड। उन्होंने बोला है कि चाहे मनी की टर्म में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो वो जो ट्रांजेक्शन्स है या वो जो बात है वो कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल्स जैसे उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होता है प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में और सेल मैनेजर के बीच में, कोई झगड़ा होता है, और या कोई भी एक्सपीरियंस मैनेजर क्या करता है, रिजाइन देता है, या एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं, या हमारा कोई भी कंपटीटर नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस पे तो इफेक्ट आता है। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको हम मनी के रूप में क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो इनकी ट्रांजेक्शन, इनकी रिकॉर्डिंग कभी भी बिजनेस बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की है कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल अकाउंट में करेंगे, या हमारे अकाउंटिंग में उन्हीं की रिकॉर्डिंग हम करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी। जो भी रिकॉर्डिंग होगी इन द टर्म ऑफ मनी में होगी। आप कभी भी जो भी रिकॉर्डिंग, आप जो भी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग आप करते हैं बुक में, इन द टर्म ऑफ मनी वही होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज 20 चेयर्स एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन द टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक। तो अगर उन्होंने ऐसे मतलब 200 चेयर्स परचेज कर ली और 10 टेबल्स उन्होंने अगर परचेज कर ली, तो ऐसे 20 चेयर्स या 10 टेबल्स ऐसे इनकी एंट्री नहीं की जाएगी, बल्कि पहले इनको मनी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा कि 10 जो टेबल है इनकी कॉस्ट क्या आई है, और उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, उस कॉस्ट की रिकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट, अपने रिकॉर्डिंग में, जो भी रिकॉर्ड्स हम प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट जो बनाते हैं उनमें हम करते हैं। तो रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, तो जो रिकॉर्डिंग होगी पहले वाले में तो हमने पढ़ा था सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की होगी, मतलब सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग हम करेंगे जिनको मनी के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल आइटम है, चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे ट्रांजेक्शन उनकी रिकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग के अंदर नहीं की जाती। और इसी टाइप से उन्होंने बोला है रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी, और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होगी वो ओनली टर्म ऑफ मनी में होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोला कि मान लो आपको बोला गया कि लैंड है, उसको मेजर किया गया, आपके पास जो लैंड है वो इतनी है, जो ट्रक है आपके पास वो 5 है, 5 आपके पास मशीनें हैं, 10 टन आपके पास रॉ मटेरियल है, 200 चेयर हैं, 10 टेबल्स है। तो ये इनको ये एब्सेंस है अभी, इनको मनी के रूप में क्या नहीं किया गया, अभी तक मेजर नहीं किया गया। तो ये डिफरेंट जो कंसेप्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट कैन नॉट बी एडिड एंड हैंस कैन नॉट बी गिव एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन।
तो अभी इनको मनी की टर्म में चेंज नहीं किया गया और कोई भी यूजेबल इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो सबसे पहले अब हम इनको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ मनी, एंड दैट कैन बी इमीडिएटली प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन सच कैश इतना है, लैंड कितने की है 2 करोड़ की है, ट्रक कितने की है इतने लाख की है, मशीनें कितनी की है इतनी लाख की है, गुड्स कितने की इतने लाख की, टेबल्स कितने की इतने थाउजेंड्स की है, चेयर्स इतने थाउजेंड्स की हैं। तो ये अब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इन ए स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ क्वाइट स्मॉल, तो उन्होंने बोला है कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो स्मॉल है तो वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे वो सारी की सारी किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे। मतलब अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल है तो वहाँ पर हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो हम किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे। अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिग है, तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिग है तो हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होगी वो लार्ज होगी। तो जर्नल के अलावा कुछ हम क्या करेंगे, सब डिवाइड सब्सिडरी बुक में भी कुछ आइटम हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कैश सब्सिडरी बुक्स की हेल्प हम यहाँ पर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम ये करेंगे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो सिर्फ हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी तो ट्रांजेक्शन्स भी हमारी स्मॉल होगी तो जर्नल में सारी की सारी एंट्री की जाएगी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिग है तो वहाँ पर हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो लार्ज होगी। तो कुछ उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक की हेल्प लेंगे। तो सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक आती है, सबसे पहले कैश बुक है, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। फिर परचेज बुक है, यहाँ पर क्रेडिट में परचेज जो भी करेंगे उनकी हम ट्रांजेक्शन्स उनकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। फिर है सेल बुक, यहाँ पर क्रेडिट में जो सेल करोगे उनकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर है परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पर जो आपने क्रेडिट पे परचेज किया था उनको रिटर्न करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक, जो क्रेडिट में आपने सेल किया था अगर उनकी रिटर्न आपको कुछ मिलती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। बिल रिसीवेबल बुक है, आपके पास जितने भी आपके आरबी हैं, बीआर है, उनकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ करेंगे। जितने भी आपके बीपी है उनकी रिकॉर्डिंग आप इस बुक में करेंगे। जर्नल प्रॉपर, अगर कोई आइटम ऐसी है जो ऊपर वाले 7 में इंक्लूड नहीं होती, अगर वो फिर भी लेफ्ट ये बच जाती है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक टू बी मेंटेन डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जो कितनी मतलब जो ये सब्सिडीज बुक है हमारे पास 8, इसमें से किस बिजनेस में कितनी सब्सिडीज को यूज़ किया जाएगा ये उसके नेचर और उसकी साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लार्ज लेवल पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसी हिसाब से ज़्यादा सब्सिडी को यूज़ करेंगे। अगर ठीक ठाक लेवल पे वो काम कर रहे हैं तो वो ठीक ठाक सब्सिडीज बुक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि उनको क्लासिफाई करना, मतलब एक जो एक जैसी जो आइटम्स रहेगी, एक जैसी जो थिंग्स रहेगी उनको एक साइड लिखना। ठीक है जी। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट द वन प्लेस, मतलब एक तरह की आइटम को एक जगह डालना इन ए सेपरेट अकाउंट। डिफरेंट जो सेम सेम आइटम है उनको सेम सेम अकाउंट में डालना। और इस जो प्रोसेस होती है इस जो ये बुक हम प्रिपेयर करते हैं इसको, और इसके नाम पर हम वेरियस जो अकाउंट ओपन करते हैं उनको हम लेजर कहते हैं। लेजर के अंदर अब हम क्या करेंगे कि सेम सेम नेचर की जितने भी, जैसे कोई भी कस्टमर है, हमारे सप्लायर है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स अब हम ओपन करेंगे। जैसे एक अकाउंट परचेज का कर लेंगे, इसमें परचेज वाली सारी आइटम डाल देंगे। एक सेल्स का कर लेंगे, इसमें सेल्स की सारी आइटम्स डाल देंगे। एक एसेट्स का कर लेंगे, इसमें एसेट्स से रिगार्डिंग सारी आइटम्स को हम डाल देंगे। तो हम कह सकते हैं जैसे सच है, जैसे वेजिज अकाउंट बना दिया, सैलरी अकाउंट बना दिया, एडवर्टाइजिंग अकाउंट बना दिया, कमीशन अकाउंट बना दिया, ऐसे हम क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन हम करेंगे। मतलब सेम सेम नेचर की थिंग्स जो आइटम्स हैं उनको एक प्लेस पे हम एक अकाउंट में क्या कर देंगे, सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब सेम नेचर की थिंग्स को एक जगह पर सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद फिर हमारा आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने अब अपने समरी तैयार करनी है, क्लासिफिकेशंस आपकी हो गई है,
क्लासिफिकेशंस के बाद आप अब क्या करती हैं, समरी बनाते हैं। समरी जो होती है, आप क्या करोगे, समराइजिंग इज ए आर्ट्स ऑफ प्रेजेंटिंग एंड क्लासीफाइड डाटा in a manner which are understandable and useful to management and other users of a such data. It involves the balance sheet of ledger account and preparing the trial balance with the help of balance. Final account are prepared with the help of trial balance and including trading account, P&L account, balance sheet, trading account, balance sheet. Trading account is prepared for the calculation gross profit and gross loss, and profit and loss account is prepared to ascertain the net profit and less net loss during the year, and balance sheet is prepared to the present the financial position of the businessman. उन्होंने कहा कि फिर आप समरी करते हैं। समरी में हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट जो भी क्लासिफाइड अकाउंट होते हैं हमारे, उनके जितने भी बैलेंस होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो भी लेजेस के जो डेबिट बैलेंस होता है उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसके ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में लिखते हैं, फिर मैच करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर मैच होता है इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग की है, कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी एरर हमारी काउंटिंग में नहीं है। समराइजिंग के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर हम क्या बनाते हैं, हमारा P&L अकाउंट है, हमारी बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम नेट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। P&L को हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और बैलेंस शीट को हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना इज आल्सो टर्म एज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल का जो ट्रांजेक्शन्स है या एक डायग्राम्स हम कह सकते हैं कि इसका बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई ना कोई लेन देन हम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद इसकी फिर हम क्या करेंगे, इसको जर्नल में इसकी एंट्री करेंगे। जर्नल में एंट्री, अगर हमारे जो बिजनेस है वो स्मॉल है तो जर्नल में करेंगे, अगर हमारा बिजनेस जो लार्ज है उसके बाद कुछ सब्सिडरीज बुक है उनमें हम एंट्री करेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसकी लेजर में हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। लेजर के बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनाते हैं, P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको एज ए रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, और फिर दोबारा से ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल होता है कि सबसे पहले हम कोई भी लेन देन करते हैं, फिर उसकी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद उसकी हम पोस्टिंग लेजर में करते हैं। लेजर में पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फिर P&L, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, जहाँ से हम उनका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में पता लगाते हैं, और फिर हम कोई और ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग हम अपने जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है उनकी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में आता है पॉइंट्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स, कि जैसे ही आपने क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर ली, आपने कहा आपने क्लासिफिकेशन, सबसे पहले पॉइंट क्या था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स एंड साइंस। सेकंड था रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। थर्ड था रिकॉर्डिंग इन द टर्म ऑफ मनी। फोर्थ था क्लासिफिकेशन। फिफ्थ था समराइजिंग। और सिक्स्थ अब आता है इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स का मतलब होता है कि एन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन आर प्रिपेयर इन द मैनर, कि अकाउंटिंग के अंदर जो रिजल्ट्स होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एंड दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज, जैसे जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, ये कौन होते हैं,
ये इंटरेस्टेड पार्टी होती है जिसमें बिजनेस में इनका इंटरेस्ट होता है। तो हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स का मतलब होता है कि समराइजिंग करने के बाद हमें अपने P&L अकाउंट बना लिए, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता लग गया। तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जो भी P&L अकाउंट बैलेंस शीट हमने जो बनाए हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनके सामने रिजल्ट्स को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है, मतलब उनको बताते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हमारी है। उसके बाद कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेटिंग communicating accounting attributes also include the communicating the financial data to the user who analyze analyze them as per their individual requirements। और उसके बाद हम अपने जो भी अकाउंटिंग हमारा जो भी फाइनेंशियल जो भी हमारा डाटा रहता है और उसके बाद हम उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी पर्सन जिसको भी रिक्वायरमेंट रहती है उसको, ताकि वो डाटा मिल सके। अगर कोई भी पर्सन मतलब अगर इंटरप्रिटेटिंग हमारा अगर किसी भी पर्सन्स को अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी के डाटा के बारे में जानने के बारे लिए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने के लिए, तो वो डाटा वहाँ से ले सकता है, हम उसको कम्युनिकेटिंग कर देते हैं।